चाहे वो ऊंचे पहाड़ हो, चाहे वो गहरे समुंदर हो, चाहे वो गर्म रेगिस्तान हो या चाहे वो ठंडे रेगिस्तान हो, दोस्तों जिंदगी हर जगह एग्जिस्ट करती है। लाइफ एग्जिस्ट्स एवरीवेयर। हम क्या हैं? हम कुछ भी नहीं हैं। ब्रह्मांड के सामने, वातावरण के सामने, कुदरत के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। एक आपको बात बताना चाहूंगा कि ज्योग्राफी इज मच ओल्डर देन हिस्ट्री। ब्रह्मांड की ज्योग्राफी और हिस्ट्री की बात करें तो हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कुछ भी नहीं है ब्रह्मांड के सामने। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या हम अपनी जिम्मेवारी से भली भांति वाकिफ हैं? क्या हम अपने वातावरण को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? ऐसा क्यों है कि हमारे ही कारण, इंसानों के कारण, हमारी एक्टिविटीज के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है और रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं हमारे योजना मैगजीन के मंथली इनिशिएटिव में। जैसे कि आप जानते हैं, योजना मैगजीन जो मंथली आती है बहुत इजीली अवेलेबल भी है। ये मार्केट में मिल जाती है। चाहें तो आप इसको डिजिटल फॉर्म में किंडल पे भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारी भाषाओं में आती है। योजना मैगजीन का डिस्कशन एनालिसिस का इनिशिएटिव हमने शुरू किया था इस साल जनवरी से। और दोस्तों, आज हम योजना मैगजीन के अक्टूबर मंथ का एनालिसिस करेंगे। 2 पार्ट्स में करेंगे। मैगजीन एक ही आती है, मैगजीन 2 पार्ट्स में नहीं आती है, मैगजीन एक ही आती है, लेकिन थोड़ा सरल रहता है, इजी रहता है अगर हम इसको थोड़ा डिवाइड करके 2 पार्ट्स में डिस्कस कर लें। और वीडियो आपको एक ही वीडियो, यानी कि दोनों पार्ट्स का एक मर्ज्ड वीडियो ही आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, योजना मैगजीन जरूरी है पढ़ने के लिए, बिकॉज जैसे आपको मैं बार बार एम्फसाइज भी करता रहता हूं कि योजना मैगजीन पहली बात तो सरकारी मैगजीन है। दूसरी बात है कि यहाँ पे ना काफी ऐसे टॉपिक्स होते हैं, काफी ऐसी थीम्स इस मैगजीन में होती हैं जो कि हमारे GS1, GS2 और GS3 के सिलेबस से पर्टिनेंट होती है। सोशो इकोनॉमिक इश्यूज आते हैं। ऐसे तो हम सोशो इकोनॉमिक इश्यूज न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन बैलेंस की बात आ जाती है, बिकॉज न्यूज़पेपर्स में तड़का ज्यादा होता है, मसाला ज्यादा होता है, क्रिटिसिज्म ज्यादा होता है। सरकार की मंशा के बारे, सरकार की योजनाओं के बारे, सरकार की नीतियों के बारे हमको अखबारों में से कम, लेकिन सरकारी मैगजीन से, सरकारी पत्रिकाओं में ज्यादा पता लगता है। तो ये पर्पस है योजना मैगजीन पढ़ने का। अब मैं कभी भी आपको योजना मैगजीन पेज टू पेज पढ़ने को नहीं कहता हूं, चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो इस बार का टॉपिक इकोसिस्टम है, चाहे वो कोई इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक हो, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, बजट का टॉपिक हो, मॉनसून रिलेटेड बात हो रही है, व्हाटएवर इट इज, पेज टू पेज योजना मैगजीन नहीं पढ़नी है। कोशिश क्या है? कोशिश ये है कि चलो अगर हमारा वीडियो 45 मिनट का है, 1 घंटे का है पूरा योजना की मैगजीन का, तो समरी क्या है, जिस्ट क्या है पूरे मैगजीन में, मोटे तौर पे क्या बात की जा रही है, वो हम डिस्कस करें जेनरिक वे में। अब अगर इकोसिस्टम का टॉपिक है तो मैं कोई इन्वायरमेंटलिस्ट तो नहीं हूं, ना मैं कोई साइंटिस्ट हूं, ना मैं साइंस का टीचर हूं, ना मैं एनवायरमेंट का टीचर हूं, लेकिन जेनरिक टर्म में हम क्या चीजें समझ सकते हैं और जेनरिक वे में हमने चीजें समझनी है, और ये चीजें हमको हेल्प करेंगी हमारे आंसर राइटिंग में। नाउ टॉपिक्स जो है डिस्कशन में वो पार्ट 1 में जो रहेंगे आपके सामने है। शुरू करते हैं चर्चा। तो पहले तो हम बात करें अपने ह्यूमन काइंड की। देखिए, हम बहुत छोटे हैं ब्रह्मांड के सामने, जैसे आपको मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था। ऐसे कितने सारे पशु पक्षी हैं, कितने सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बारे हमको पता नहीं और ना पता लगने वाला है। हमारी पूरी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे पशु पक्षी होंगे जिनके बारे हमको नहीं पता लगेगा, चाहे हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते या नहीं कर रहे होते। अभी हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमको शायद, हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते हैं कि इस पर्टिकुलर बटरफ्लाई का खोज हुआ या इस पर्टिकुलर मंकी का खोज हुआ, इसका ये नाम है, वो है। अब इतने सारे स्पीशीज हैं, सबका तो IUCN स्टेटस तो हमको नहीं पता होगा कि कौन सा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन सा वल्नरेबल है, ठीक है, कौन सा एक्सटिंक्ट हो चुका है। लेकिन ये जरूरी है कि हमको अपनी जिम्मेवारी का पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको अपने वातावरण को प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है। और हमारी जो लाइफ है, ह्यूमन लाइफ इज नॉट एज ओल्ड एज द होल लाइफ ऑफ यूनिवर्स। तो जैसे आपको मैंने बताया कि ज्योग्राफी इज मच ओल्डर देन हिस्ट्री। तो ये संतुलन मेंटेन करना बहुत जरूरी है हमारे लिए भी और कुदरत के लिए भी। अब हम इतना ज्यादा अगर अंधाधुंध एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज करेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं ना, अभी हम COP27 हुआ शर्म एल शेख में, इजिप्ट में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं। कैसे हम ये जो फाइट है अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, कैसे उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसको लेके बहुत बातें हो रही हैं। समझें, इस बात को समझें कि जो ये संतुलन है बहुत ही ज्यादा डेलिकेट है, बहुत नाजुक है। तो चाहे वो एबायोटिक सिस्टम की बात करें, यानी कि जो हम हवा ब्रीथ कर रहे हैं, जहां पे हम लैंड पे रह रहे हैं, ठीक है, या अगर हम बायोटिक सिस्टम की बात करें, यानी कि हम जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो हम पानी पीते हैं, तो ये बायोटिक और एबायोटिक
कंपोनेंट्स के बीच में ये जो नाजुक, ये जो संतुलन बना हुआ है, इसको स्ट्रेंथन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसको हम स्ट्रेंथन नहीं कर पाएंगे और अगर ये ऐसे ही फ्रेजाइल बैलेंस बना रहा तो हमारी सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी, हमारी ह्यूमैनिटी की एडवांसमेंट नहीं हो पाएगी। चाहे जितना मर्जी हम टेक्नोलॉजीज में प्रोग्रेस कर लें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टुवर्ड्स हम नहीं बढ़ पाएंगे। अब बायोडाइवर्सिटी की जैसे बात आती है तो हम अपने सब कॉन्टिनेंट की बात करें, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, असम से लेकर गुजरात तक, बहुत ही यूनिक, बहुत यहाँ पे अब ये भी जैसे हम अपनी सोसाइटी को कहते हैं कि मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, डाइवर्सिटी है, प्लुरलिटी है, होमोजेनिटी नहीं है, हेट्रोजेनिटी बहुत ज़्यादा है। उसी तरह से बायोडाइवर्सिटी में, फ्लोरा में, फौना में भी ऐसी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं, रेगिस्तान है, पहाड़ है, कोरल रीफ्स भी हैं, समुंदर भी है, ठीक है। कितना सारा हमारा 9 कोस्टल स्टेट्स हमारे आ जाते हैं, 7516 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है। तो हर एक डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, डेजर्ट इकोसिस्टम हो, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है। माउंटेनियस रीजन में अलग तरह से डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब साइंटिफिक स्टडीज बताते हैं कि कम से कम 2.5 लाख तो मरीन लाइफ स्पीशीज हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आइडेंटिफाई कर चुके हैं साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि 20 लाख और ऐसे स्पीशीज हैं अब जिनके बारे अनुमान लगाना मुश्किल है। शायद हमारी जिंदगी में इसका अनुमान हम ना लगा पाए, लेकिन बात समझनी जरूरी यह है कि जिंदगी एग्जिस्ट हर जगह करती है, तो सेलिब्रेट करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात करी गई है। अब यहाँ पे लग्जूरियंट एंड रिच वेजिटेशन है, ट्रॉपिकल यहाँ पे वेजिटेशन रहती है, हॉट एंड ह्यूमिड यहाँ पे क्लाइमेट रहता है, बारिश यहाँ पे काफ़ी देखने को मिलती है, पूरा साल बारिश रहती है क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है। कोरल रीफ जो है यहाँ की वो सेकेंड रिचेस्ट है फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एनिमल लाइफ भी यहाँ पे प्रोवाइडेड रहती हैं कोरल रीफ इकोसिस्टम में, जो कि बहुत नाजुक और फ्रेजाइल माने जाते हैं। गुजरात की बात करें, गुजरात में भी लगभग 7500 स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं, जिसमें से यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं, जिसमें से 575 तो बर्ड स्पीशीज ही हैं। वो हम क्या कर रहे हैं अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, ये जानना बहुत जरूरी है। मंशा है हमारी, इंटेंट है, हमारी इंटेंट नोबल है, लेकिन हम होलिस्टिक व्यू अगर आप लेके चले तो हम अब होलिस्टिक व्यू के साथ हम एक मल्टी डायमेंशनल व्यू के साथ हमको अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। अब जैसे हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि हमने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को हमने सिंगल यूज प्लास्टिक का हमने बैन किया था अभी रिसेंटली जुलाई 2022 में, ठीक है। चाहे हम इंपोर्ट ऑफ प्लास्टिक की बात करें, ठीक है, स्टॉकिंग ऑफ प्लास्टिक की बात करें, और भी उसके अलावा जैसे हमने नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं 2008 से, ठीक है। अब ये जो नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है, ये वन ऑफ द 8 मिशंस हैं अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। एयर पोल्यूशन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं हमारे पास, लेजिस्लेशंस हैं हमारे पास, जिसके चलते हमारी कोशिश है कि कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, पेड़ पौधों को कंजर्व कर सकते हैं। इनको कंजर्व करेंगे तभी जो हमारी फाइट है अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज वो सक्सेसफुल होगी। बिकॉज अगर इसको नहीं हम प्रोटेक्ट कर पाए, अपने पेड़ पौधों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, अपने जानवरों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, तो बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचने वाला। और ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रही है, क्लाइमेट चेंज तो रियलिटी है, ठीक है। दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि गर्मी बहुत बढ़ रही है, सर्दी बहुत बढ़ रही है, अनसीजनल रेनफॉल आ रही है। तो अगेन हमने इस बात को बहुत जिम्मेवारी के साथ, हालांकि हम इतने विकसित नहीं हैं, इतने एडवांस नहीं हैं, इतने डेवलप नहीं हैं, लेकिन हमने अपनी जिम्मेवारी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है और आगे भी निभाएंगे एज फार एज मेंटेनिंग दिस डेलिकेट बैलेंस ऑफ इकोलॉजी इज कंसर्न एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज कंसर्न। यहाँ पे बात करनी जरूरी बनती है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे। तो ये एक बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। 1916 में ये स्टैब्लिश करी गई थी ब्रिटिश इंडिया के ज़माने में। और चाहे छोटे से छोटा कीटाणु हो, चाहे बड़ा से बड़ा जानवर हो, भालू हो, हाथी हो, शेर हो, सबके बारे इंफॉर्मेशन जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास रहती है, प्रोवाइडेड रहती है। और इसने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट करा है एज फार एज रिवाइजिंग द प्रोविजंस ऑफ द WLP यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इज कंसर्न, एंड एडवाइस करा है भारत सरकार को ऑन मैटर्स रिलेटेड टू फॉनल एंड फ्लोरल डाइवर्सिटी। अब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास पूरा डेटा है ना कि कितनी स्पीशीज हैं, बर्ड्स हो, मैमल्स हो, रेप्टाइल्स हो, प्लांट्स हो, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सरकार को सजेस्ट कर सकते हैं नीतियों के बारे, पॉलिसीज के बारे। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? कोलकाता में है, ठीक है। 16 रीजनल सेंटर्स इसके हैं विच इज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री।
उसी तरह से कोस्टल एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो जैसे आप देख रहे हैं कि हम इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ऐसे तो बहुत सारी फैक्चुअल चीजें आ जाती हैं योजना में, है ना, हर एक फैक्चुअल चीज को डिस्कस करना जरूरी नहीं है। पेज टू पेज पढ़ते रहे, 3-4 दिन लगाते रहे तो उससे काम नहीं बनने वाला। क्विकली हमने चीजें कवर करनी है और हमने जेनरिक फॉर्म में पढ़ना है, ताकि हम, क्योंकि आपसे यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, आपसे यूपीएससी एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहा कि आप एक टेक्निकल, आप कोई एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट हैं, कोई आप साइंटिस्ट हैं कि आप उस तरह से आप पेपर लिख रहे हैं, उस अप्रोच से आपने पेपर नहीं लिखना है, एक जेनरिक अप्रोच से पेपर लिखना है। तो जेनरिक बातें हैं, ये बातें आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ी होंगी और ये बातें मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, रीटरेट कर रहा हूँ, बिकॉज ये क्रूशल पॉइंटर्स की तरह काम आएंगे आपको अगर आपने एस्से लिखना है, आपने आंसर लिखना है उस पर्पस के लिए। अब हमारे पास 7,516 किलोमीटर की लॉन्ग कोस्ट लाइन है, 9 कोस्टल स्टेट्स हैं हमारे पास, ठीक है। कंट्री हैज द 18th लार्जेस्ट EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन विद अ टोटल एरिया ऑफ 2.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बताना कि कौन सी कोस्टल स्टेट्स हैं हमारी भारत की, जो 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, यदि आप वीडियो देख रहे हैं। अब इंडियन ओशन रीजन में इंडिया इज वन ऑफ द हाईएस्ट मरीन बायोडाइवर्सिटी कंट्री, जहां पे 20,000 से ज्यादा स्पीशीज हैं। उसके अलावा अगेन यहाँ पे आंकड़े आ जाते हैं, 9,457 स्पीशीज हैं फ्रॉम फ्रेश वाटर, लगभग 4,000 स्पीशीज हैं फ्रॉम एस्चुरीन, लगभग 5,747 स्पीशीज आ जाते हैं हमारे मैंग्रोव इकोसिस्टम्स में, और अमंग द इंडियन फौना लगभग 5,632 स्पीशीज हैं जो कि इंक्लूड करे गए हैं डिफरेंट कैटेगरीज में इन दी IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो रेड लिस्ट है। अब चाहे वो थ्रेटेंड है, नियर थ्रेटेंड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है। तो ये क्यों यहाँ पे मेंशन करा गया उनका जो स्टेटस है, ताकि उनके प्रति जो सरकार की और लोगों की जिम्मेवारी है जानवरों के प्रति और उस प्लांट वेजिटेशन के प्रति जो जिम्मेवारी है वो और ज्यादा बढ़ सके, ताकि हम उस चीज को कंजर्व कर सकें। क्या आप जानते हैं जो साइंटिस्ट हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ये न्यू स्पीशीज को डिस्क्राइब करते हैं एट द रेट ऑफ 125 to 170, यानी कि हर साल जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये कहना है कि हर साल लगभग एवरेज के तौर पे 150 नई स्पीशीज ऐड हो रही हैं फ्लोरा फोना में। हर किसी का आपको IUCN स्टेटस याद नहीं रखना, ये 5-6 हज़ार स्पीशीज का ना ही तो आपको IUCN स्टेटस याद रहेगा, ना ही आप हर किसी की गूगल इमेज देख पाएंगे, पर आपको पता हो कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बहुत एक अहम भूमिका निभा रही है एज फार एज कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी इज कंसर्न, हेल्पिंग द गवर्नमेंट इज कंसर्न टू फ्रेम पॉलिसीज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है जी, दिसंबर 2021 तक अ टोटल ऑफ 5,300 स्पीशीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज न्यू टू साइंस। तो ये देखिए अब कितनी अच्छी बात है, कितनी नई स्पीशीज की हमको खोज हो रही है, डिस्कवरी हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये आज एग्जिस्टेंस में आई है, ये स्पीशीज कितने सालों से एग्जिस्ट कर रही थी, इसके बारे में पता अब लगा है। फिर हमारा यूपीएससी का बहुत फेवरेट है ऑलिव रिडली सी टर्टल की हम बात करें। अब ऑलिव रिडली सी टर्टल आपने एनसीईआरटी में भी बहुत पढ़ा होगा। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव यहाँ पे करा था जहाँ पे मैसिव टैगिंग प्रोग्राम था, जियो टैगिंग प्रोग्राम था ऑफ द ऑलिव रिडली सी टर्टल। कहाँ पे? अलॉन्ग द ओडिशा कोस्ट। एंड लेदर बैक टर्टल्स, बहुत जायंट लेदर बैक टर्टल्स होते हैं जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं। आपको भी इमेजेस भी दिखाऊंगा। इनफैक्ट ऑलिव रिडली जो टर्टल्स हैं ये महाराष्ट्र पे भी पाए गए हैं, महाराष्ट्र के कोस्ट पे भी पाए गए थे। अभी आपको आगे इमेज भी दिखाता हूँ। और यहाँ पे इनको जियो टैग किया जाता है ताकि इनकी माइग्रेशन को ट्रैक किया जा सके, इनकी मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके बिटवीन फीडिंग एंड द ब्रीडिंग एरियाज इन द बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इनोवेटिव प्रोग्राम्स को भी इनिशिएट किया है फ्रॉम टाइम टू टाइम, ताकि कैसे फौना को जो है और ज़्यादा अच्छे तरीके से मॉनिटर किया जा सकता है। तो 37 स्पीशीज ऑफ मैमल्स हैं जिनको जेनेटिकली आइडेंटिफाई किया गया है फ्रॉम द हिमालयन रीजन्स, उनकी जेनेटिक स्टडी करने के द्वारा। ये देख सकते हैं आप महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के कोस्ट में, ये इसी साल की बात है, जनवरी 2022 की बात है। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था, वहीं से मैंने इमेज ली है। योजना में ये इमेज मेंशन नहीं थी। तो महाराष्ट्र में भी स्पोराडिक नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिडली सी टर्टल्स पाई गई है। तो इसके सैटेलाइट इमेजेस हैं यहाँ पे। और ये आ गया आपका ग्रेट लेदरबैक टर्टल ऑफ द ग्रेट निकोबार आइलैंड्स। तो जैसे ये जो इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं, जैसे कि हम लायन टेल्ड मकैक की बात करते हैं, ठीक है, जो कि शेर की तरह दिखने जैसा वानर जो है, ओल्ड वर्ल्ड मंकी उसको कहते हैं, या हम ऑलिव रिडली सी टर्टल की बात करें, जो एनिमल्स ना, जिन रेड पांडा आ गया, जिन एनिमल्स के बारे आप एटलीस्ट एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, इतना जरूर कर लें आप कि उनकी गूगल इमेजेस आपके माइंड में हो, बैठी हो, और साथ के साथ आपको उनका IUCN स्टेटस जरूर पता हो। साइबेरियन क्रेन हो गया, है ना, ये चीजें जो आपको ना बेसिक चीजें आपको पता हो। यूपीएससी में पूछ लेते हैं कि IUCN स्टेटस क्या है, हमारे टाइम में तो पूछते होते थे, अभी भी पूछ सकते हैं, यू नेवर नो। देन मैपिंग द फौना की बात करें तो यहाँ पे मैपिंग करने के लिए जियो टैगिंग का इस्तेमाल करा गया है ना।
तो ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत सारे जियोस्पेटियल मॉडलिंग टेक्निक्स यहाँ पे अपनाई हैं, जहाँ पे बायोलॉजिकल कॉरिडोर्स को जिस तरह के सेटिंग्स में ये जानवर और ये जो पशु पक्षी जो पाए जाते हैं उनको टैग किया गया है, किस तरह से लैंडस्केप चेंज हो रहा है, ठीक है, कैसे बदलते लैंडस्केप चेंजिंग के साथ इनका जो माइग्रेशन पैटर्न है वो भी बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट इन पशु पक्षियों के ऊपर है वो भी स्टडी किया जाता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे टैगिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एनिमल आइडेंटिफिकेशन के लिए, बिकॉज इसके चलते जो खास करके किसान है अपनी जो कैटल को रिकॉग्नाइज कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कल को कोई साइक्लोन आ जाता है, बहुत बारिश आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैटल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेजिटेशन, अब अपने पेड़ पौधों को तो किसान बेचारा नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा, है ना, लेकिन जानवरों को जरूर टैग कर पाएगा अगर वो जियो टैगिंग वहाँ पे प्रोसेस इन्वॉल्व है। टैगिंग एन एनिमल दैट इज़ वेरी सिमिलर, जैसे हम अपने कानों में जैसे ईयर पियर्स कराते हैं, कानों में बालियाँ डलवाते हैं जैसे लड़के आजकल, तो आपको जियो टैगिंग के बारे में पता है। जियो टैगिंग एक बहुत पॉपुलर फीचर है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी, जब आप कोई लोकेशन टैग करते हैं कि आप किसी रेस्टोरेंट में हैं, किसी होटल में हैं, अपने किसी फ्रेंड के साथ आप जब चेक इन करते हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इनफैक्ट आपको ये भी पता लगता है कि जियो टैगिंग फीचर के जरिए कि अगर आप मान लीजिए किसी सिटी में हैं तो आपके आसपास कौन से आपके फ्रेंड्स हैं, फेसबुक फ्रेंड्स हैं, कौन से ऐसे लोग हैं आप जिनके साथ आप बहुत टाइम से नहीं कनेक्ट हुए हैं, जो कि आपको जानते हैं, मे बी आपके स्कूल टाइम के हो, कॉलेज टाइम के हो। तो एनी हाउ ये थोड़ी वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन है जियो टैगिंग के बारे में। क्योंकि जियो टैगिंग की बात हो रही है तो यहाँ पे केरल में याद होगा 2018 में बहुत भयंकर फ्लड्स आए थे, तो वहाँ पे एक स्कीम चलाई गई थी भूमिका के नाम से। तो भूमिका जो है एक जियो टैगिंग प्रोजेक्ट है कैटल फार्मर्स के लिए, बिकॉज साइक्लोन आया था, बहुत ज़्यादा फ्लड आया था, सॉरी बेग योर पार्डन, फ्लड्स आए थे, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैटल हुआ था, और बहुत सारी जो कैटल थी, बहुत सारे जो जानवर थे किसानों के, वो या तो मारे गए थे या मिसप्लेस हो गए थे। तो इस तरह के ऐसे सिचुएशन को थोड़ा प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए, ताकि ऐसे आइंदा से ना हो, तो जियो टैगिंग का इस्तेमाल किया गया था, ताकि अगर आइंदा से कोई ऐसी बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो, फ्लड्स आते हैं, तो फार्मर्स इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी कैटल को, और इजीली वो अपने क्लेम्स भी रेज कर सकते हैं फॉर द लॉसेस जो भी उनको हुए हैं अगर तो उनकी कैटल अगर मारी गई है बारिशों में। सेफ गार्डिंग ओशंस, तो 70% हमारी बॉडी का क्या है? पानी। लगभग 75% दुनिया का क्या है? पानी। तो पानी बहुत जरूरी है और हमारी सिविलाइजेशन के लिए भी। देखिए सिविलाइजेशन का नाम भी किसी ना किसी नदी के नाम से ही होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं हम, है ना, हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस सिविलाइजेशन की बात करते हैं। तो यानी कि सभ्यता का भी बहुत अहम भूमिका रही है, किसी भी सिविलाइजेशन की बहुत अहम भूमिका रही है अगर वहाँ पे आसपास पानी है, नदी है। और वाटर बहुत ज़रूरी है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है, तो इस करके उसको कंजर्वेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी की बात आती है, तो जैसे आपको मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि साइंटिफिक स्टडीज़ बताती हैं कि 2.5 लाख जो मरीन लाइफ स्पीशीज़ हैं, दे हैव बीन आइडेंटिफाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अगेन जैसे आपको मैंने बताया था कि भी साइंटिस्ट अभी ये कहते हैं कि और ऐसे 20 लाख स्पीशीज़ हैं जिनको आइडेंटिफाई आगे और किया जाएगा। अब रेंज की बात करें, समुद्र की गहराई की बात करें, तो समुद्र के अंदर, ओशंस के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है, द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट माइट रेंज डेसिमल 0.2 माइक्रोमीटर्स 210 फीट लॉन्ग एज वेल, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेयर्स की हम बात करें ओशन में, जैसे कि एक तो आ गया आपकी एपीपेलाजिक जोन, एक आ गया आपकी मीसोपेलाजिक जोन जो आपकी ट्वाइलाइट जोन होती है, एक आ गया आपकी बैथीपेलाजिक जोन, देन आपकी एबिस जोन आ गई, एबिसोपेलाजिक, एंड आपकी आ गई हेडलपेलाजिक जोन, ठीक है। ये डिफरेंट जोन्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गहराई है समुद्र की, ठीक है, 600 मीटर यानी कि 1000 मीटर से भी नीचे तक गहराई है। अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सनलाइट है ये परमीट करती है अबाउट 200 मीटर्स बिलो द सी सर्विस, यानी कि इस रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, एपिलोपैजिक जोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट आती है, इसके नीचे फिर लाइट आनी बंद हो जाती है, और इसके नीचे जो यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो खुद ही अपने आप बायोल्यूमिनेसेंस के द्वारा अपने आप लाइट जनरेट करते हैं। और जो जोन है फ्रॉम 200 मीटर्स टू 1000 मीटर्स, सन की लाइट थोड़ी फेंट होना शुरू हो जाती है, इस करके इसको ट्वाइलाइट भी कहा जाता है। यानी कि जैसे जैसे हम नीचे जाते रहेंगे वैसे वैसे डार्कनेस बढ़ती रहेगी, यानी कि यहाँ पे कितनी डार्कनेस होगी, जो कि ट्रेंचेस की हम बात करें, फिर मीसोपेलेजिक में इतनी ज़्यादा सनलाइट नहीं होगी जितनी एपीपेलेजिक में है, एंड देन जब नीचे बैथीपेलेजिक में जाएंगे तो वहाँ पे लाइट और कम होती रहेगी। लेकिन सोचने वाली बात और देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जिंदगी एग्जिस्ट करती है, लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करता है, चाहे आप जितना मर्जी गहरा चले जाए समुद्र में, कुछ ना कुछ वहां पे आपको जरूर मिलेगा। चलिए उसके बाद उसी तरह से हम एबिसल जोन की बात करें, ओशन वूम, दिस इज द पार्ट ऑफ द सी विद द डेप्थ ऑफ 4000 to 6000 मीटर्स, और नीचे चले गए हम, ठीक है, यहाँ पे और अंधकार है, यहाँ पे और डार्क है,
ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आपको जैसे मैंने बताया बायोल्यूमिनेसेंस के बारे, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप लाइट जनरेट करते हैं और अपनी लाइट के इसी के जरिए उनको लाइट मिलती है, सस्टेनेंस मिलता है। देन हम बात करें मरियाना ट्रेंच के बारे, ये डीपेस्ट पॉइंट है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। मरियाना ट्रेंच जापान में, ये 11,000 मीटर डीप है फ्रॉम द सी लेवल। जो वाटर टेम्परेचर है यहाँ पे दैट इज ऑलवेज अबव द फ्रीजिंग पॉइंट, और जो प्रेशर है यहाँ पे बहुत ज्यादा रहता है। इवन इतने ज्यादा हार्श और एडवर्स कंडीशंस में भी यहाँ पे जिंदगी एग्जिस्ट करती है। दोस्तों यहाँ पे अब इन स्पीशीज का नाम जो मर्जी हो, आपको ना याद रहे, लेकिन जिंदगी एग्जिस्ट करती है, तो इस करके ओशंस को, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को, मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपका मरियाना ट्रेंच आ जाता है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। अब थ्रेट टू मरीन बायोडाइवर्सिटी की जहाँ पे हम बात करें, तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं रंगीन दुनिया ओशंस की, रही है जो इतना ज़्यादा रंगीन, हम एक्वेटिक इकोसिस्टम्स की जो बात कर रहे हैं, डेप्थ की बात कर रहे हैं, इतनी सारी स्पीशीज़ वहाँ पे पाई गई हैं, 2.5 लाख मरीन स्पीशीज़ हैं, 2 मिलियन स्पीशीज़ और पाई जाएंगी। तो सोचो ना इस बात के बारे कि कितना जरूरी है ये संतुलन को बनाए रखना। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं, ओशंस हैं, दे एक्ट एज सिंक्स, दे एक्ट एज रिजर्वायर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, फास्फोरस साइकिल है, इसके एग्जिस्टेंस के लिए, इन साइकिल्स की एग्जिस्टेंस के लिए ओशंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओशंस अगर ड्राई अप करना शुरू कर जाएंगे, वैसे भी आने वाले समय में आबादी बढ़ने वाली है, पानी पीने की डिमांड बढ़ने वाली है, लेकिन क्या इतना पानी होगा? क्या आज जो ओशंस इतने ड्राई हो रहे हैं, क्या इतनी सारी जो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी है आने वाले समय में क्या वो सस्टेन हो पाएगी? खतरा किससे है? खतरा कुदरत से नहीं है, खतरा हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज में से है। जो इतना सारा इंडस्ट्रियल जो हमारा वेस्ट है, जो केमिकल्स हैं जो हम डंप कर रहे हैं पानी में, नदी में, उसके चलते कितना पोल्यूशन बढ़ रहा है, इतना सारा पेस्टिसाइड जा रहा है, एग्रीकल्चर रन ऑफ वेस्ट वहां पे जा रहा है पानी में, नदी में, प्लास्टिक्स जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है, और जो इतने सारे छोटे छोटे क्रीचर्स हैं। अब 11,000 मीटर्स की मैंने बात करी बिलो सी लेवल, अगर मैं मरियाना ट्रेंच की बात करूं, वहां पे भी जिंदगी एग्जिस्ट करती है। सोचो उनकी जिंदगी को भी खतरा है, उनकी जिंदगी को भी कितना ज्यादा खतरा है। ये जो एग्जिस्टेंस है, कोरल रीफ्स की भी बात करें, कोरल रीफ्स के ऊपर भी बहुत स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक पोल्यूशन। तो कोरल रीफ्स भी, अब ग्रेट बैरियर रीफ के बारे आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर्स में काफी ग्रेट बैरियर रीफ के बारे भी आया भी था कि कितना खराब हो चुका है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक पोल्यूशन। तो ये जो कोरल रीफ्स हैं, दे आर बीइंग थ्रेटेंड बाय पोल्यूशन एंड फॉसिल फ्यूल्स। और मरीन पोल्यूशन के अलावा जो क्लाइमेट चेंज है, ये एक और बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते जो कोरल रीफ्स हैं वो स्ट्रेस में है। फिर यहां पे बात करेंगे आरवी सिंधु साधना के बारे। अब NIO यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, या ये हेडक्वार्टर्ड है गोवा में, इसकी लेबोरेटरी है जो CSIR की। दिस इज बिन कंडक्टिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ओशनोग्राफी सिंस 1966। 2021 में एक बहुत वाइटल प्रोजेक्ट यहाँ पे इनिशिएट किया गया था। यहाँ पे जो लेबोरेटरी है CSIR की, इंडियन ओशन में ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था, नेम्ड RV सिंधु साधना। इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो है जीन मैपिंग की हम बात करें, जीन मैपिंग ऑफ मरीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ताकि ये पता लग सके कि क्या इनका जो सेलुलर यानी कि इनकी जो बायोकेमिस्ट्री है, इनका जो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बायोलॉजी है, जो सेलुलर बायोकेमिस्ट्री है, वो कैसे चेंज हो रही है इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस कॉज्ड बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। कैसे पोल्यूशन में अपने आप को, इतनी बढ़ती मरीन पोल्यूशन में कैसे अपने आप को ये अडाप्ट कर पा रहे हैं। इतने सारे वहाँ पे ऐसे टॉक्सिक मेटल्स हैं जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में जो फ्लोट कर रहे हैं, सबमर्ज हो चुके हैं, उसका क्या रिएक्शन है इन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे स्टडी करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। ये स्टडी, दिस हैज मेड इट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कि क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और जो स्ट्रेस है फ्रॉम द टॉक्सिक मेटल्स, वो कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं ओशन ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को और उनके न्यूट्रिशन साइकिल को भी। ठीक है, तो ट्रेस मेटल जैसे कि आपका लेड हो गया, मैंगनीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, जिंक हो गया, तो ये अब इंडस्ट्रियल मेटल्स आ जाते हैं, दे आर फाउंड इन दी ओशंस। इसके चलते दिस हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो ट्रेस मेटल्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स इन द टिश्यूज ऑफ लिविंग बीइंग्स, और ये मेनली एक्ट करते हैं एज कैटलिस्ट इन द एंजाइम सिस्टम। इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत जरूरी है, इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए द साइक्लिंग एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बहुत जरूरी है कि हमको जो रिश्ता है, जो रिलेशन है एग्जिस्टिंग बिटवीन दीज मरीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द ट्रेस मेटल्स, वो हमको पता हो। तो जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है RV सिंधु साधना अभियान का, वो ये इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है, ये इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है और ये स्टडी करना है कि जो ट्रेस मेटल्स हैं इसका क्या इंपैक्ट होता है मरीन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर और क्या रिलेशन है दोनों का। देन बात करेंगे डीप ओशन मिशन के बारे।
तो लगभग 30% जो हमारी आबादी है, जैसे हमने कोस्टल स्टेट्स की बात करी, वो कोस्टल एरियाज में रहती है। और सी जो है प्राइमरी सोर्स है उनकी लाइवलीहुड के लिए, फिशरीज को हम बहुत प्रमोट कर रहे हैं। तो कीपिंग इन माइंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द ओशन, यूएन ने डिक्लेयर करा ये वाला जो डेकेड है 2021 से लेकर 2030 वाला, डेकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और हमारी यूनिक मैरिटाइम पोजीशन है, जैसे आपको पता है कि 7,517 किलोमीटर हमारी कोस्टल लाइन है। 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, वो कौन सी कोस्टल स्टेट्स हैं वो आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। और लगभग 1400 आइलैंड्स हैं यहाँ पे। तो अब जैसे हम ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि हम सस्टेनेबल तरीके से अपने मरीन बायोडाइवर्सिटी को, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को भी हम कंजर्व कर सकें, तो ब्लू इकोनॉमी की बात जहां पे आती है, जो हमने विजन दिया है बाय 2030, इस कंटेक्स्ट में कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव करा था डीप ओशन मिशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ये आपको पता हो, कई बारी प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है कि ये जो स्कीम थी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो आपको मिनिस्ट्री का नाम पता रहे, डीप ओशन मिशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। इसकी ये 6 कंपोनेंट है, जहां पे डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज की बात करी गई है फॉर सी माइनिंग, डेवलपमेंट ऑफ ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज की बात करी गई है, टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी, डीप ओशन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन, और लास्ट में एनर्जी एंड फ्रेश वाटर फ्रॉम दी स्टेट ऑफ द आर्ट मरीन सेंटर ऑफ ओशन बायोलॉजी। देन हम बात करेंगे समुद्रयान के बारे में, जो राज जानने के लिए ऑफ द डीप सी, ठीक है। जैसे अब हमको पता है कि भी समुद्र कितना गहरा है, तो उसके राज जानने के लिए भारत ने लॉन्च करा एक ओशन एक्सपीडिशन नेम्ड समुद्रयान, ताकि हम डीप सी ऑर्गेनिजम्स को, और कैसे वो रह रहे हैं, कैसे वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, किस तरह की इकोसिस्टम में वो रह रहे हैं, और मिनरल्स के बारे, बिकॉज ओशंस में रिच मिनरल वेल्थ भी पाया जाता है, इस सब को स्टडी करने के लिए हमने समुद्रयान मिशन को लॉन्च किया था अक्टूबर 2021 में, 1 साल पहले की बात है। और इसके चलते भारत ने ज्वाइन करा, बहुत चंद देशों का एक ग्रुपिंग है, रशिया, जापान, फ्रांस और चाइना ही है अभी तक, यूएसए भी है, जिन्होंने इस तरह का डीप सी जो मिशन है वो लॉन्च किया था, डीप सी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च किया था। तो यहाँ पे एक जहाज होगा जो सबमर्सिबल होगा, वहाँ पे उसमें 3 लोग जा सकते हैं टू द डेप्थ ऑफ 6000 मीटर्स अंडर द सी, और इसमें काफ़ी सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स जो इक्विप्ड होंगे। यहाँ पे एक्सप्लोर किया जाएगा काफ़ी चीज़ों को, जैसे आपको मैंने बताया कि चाहे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो मिनरल्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसको एक्सप्लोर किया जाएगा। एक्टिव एक्सप्लोरेशन ड्यूरेशन जो समुद्रयान की है वो 12 घंटे की है, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी ये ऑपरेशनल रह सकता है फॉर अप टू 4 डेज, यानी कि 96 आवर्स। और इसके अंदर साइंटिस्ट बैठे हैं, साइंटिस्ट डायरेक्टली एक्सप्लोर कर सकते हैं जो अननोन और द अनचार्टेड और द अननेविगेटेड रीजन्स ऑफ द डीप सी। तो देखिए, बढ़ती आबादी है, अब ऑलरेडी हमारी आबादी चाइना को ओवरटेक कर चुकी है, ऑलरेडी दुनिया की आबादी 8 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है, टूरिज्म बढ़ रहा है, लोग बहुत ज़्यादा घूमने जाते हैं, बीचेस में जाते हैं, फिर पोल्यूशन भी बहुत क्रिएट करते हैं, ठीक है। देखिए, टूरिज्म को भी सस्टेनेबल करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो फैक्ट्रीज हैं वो अंधाधुंध केमिकल्स को रिलीज कर रहे हैं एक्वेटिक बॉडीज़ में, कोस्टल एरियाज़ में, और ये इसके चलते जो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी है उसको काफ़ी खतरा है। तो हमको हर एक एफर्ट ऐसा करना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे, चाहे वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, चाहे वो मरीन इकोसिस्टम है, खतरा सबसे ज़्यादा किससे है? ह्यूमन एक्टिविटी से है। तो अगर हमने अपने ओशंस को बचाना है, इकोसिस्टम को बचाना है, तो हमको और रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना पड़ेगा, केवल सरकार की नीतियों पे हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। देन दोस्तों बात करें अंडमान निकोबार आइलैंड्स की, बहुत यहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है, इसमें 836 आइलैंड आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो आइलैंड थे ये एक ही एशियन लैंड मास का पहले पार्ट था, लेकिन बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक मूवमेंट्स दे ड्रिफ्टेड अपार्ट, गॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। और ये आपको पता हो, अगेन बहुत सिंपल सी चीज़ है, अंडमान और निकोबार दे आर सेपरेटेड बाय द 10 डिग्री चैनल। यहाँ पे आपको 10 डिग्री चैनल देखने को मिल जाएगा, दिस इज योर 10 डिग्री चैनल। एक बात आपको फैक्चुअल और पता हो कि जो हाईएस्ट एलिवेशन है अंडमान में वो सैडल पीक है, और ग्रेट निकोबार में माउंट थूलियर है। चलिए, उसके बाद जाने से पहले यहाँ पे कुछ हम इंपॉर्टेंट फ्लोरा एंड फौना की बात करें अंडमान निकोबार में। तो फौना की बात करें, जैसे हम कोकोनट क्रैब की बात करेंगे, लॉन्ग टेल मैकैक की बात करेंगे, तो लॉन्ग टेल मैकैक और लायन टेल मैकैक। तो लायन टेल मैकैक जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, पश्चिमी घाटियों में, वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, तो ये ओल्ड वर्ल्ड मंकीज माने जाते हैं। लायन टेल मैकैक है, यानी कि जैसे जो शेर के तरह दिखने वाला जो बंदर होता है। इनफैक्ट जो लायन टेल मका है वो वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, जो लॉन्ग टेल मका है वो मिसाक जिसको हम कहते हैं, दिस इज इनहैबिटेड इन ग्रेटर निकोबार आइलैंड्स, कचल आइलैंड्स एंड द लिटिल निकोबार आइलैंड्स, ये आपको पता हो, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो लॉन्ग टेल्ड मिसाक है ये एक इंडेंजर्ड मंकी है, और ये हमारे शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी आता है। उसी तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं नारकोंडम हॉर्नबिल
एंड निकोबार मेगापोडियस को भी। तो आपको ये पता हो कि 55 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ हॉर्नबिल यहाँ पे एशिया में पाई जाती हैं, जिसमें से 31 स्पीशीज ऑफ जो हॉर्नबिल्स हैं दे आर प्रेजेंट विद इन एशिया। सॉरी, एशिया और अफ्रीका में 55 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ हॉर्नबिल्स पाई जाती हैं, 31 आर प्रेजेंट विद इन एशिया। 9 स्पीशीज ऑफ इंडियन हॉर्नबिल्स हैं, जिसमें से 4 स्पीशीज जो हैं वो एंडेमिक हैं, ओनली इंडिया में ही पाई जाती हैं। एंड अमंग देम 1 स्पीशीज इज प्रेजेंट इन द नारकोंडम आइलैंड्स। चलिए, सो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द हम अपने अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों कंटिन्यू करेंगे हम अपना पार्ट 2 योजना अक्टूबर 2022 का। और पार्ट 2 में दोस्तों 2 ही टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो हम डिस्कस करेंगे। एक तो है वाटर गवर्नेंस और एक है ग्रीन टेलीकॉम। चलिए पहले तो हम यहाँ पे वाटर गवर्नेंस में गुजरात की हम बात यहाँ पे करेंगे। देखिए गुजरात मॉडल को काफ़ी सराहा जाता है और काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ भी गुजरात ने देखी है, खास करके अगर हम सन 2001-2002 से लेकर आज तक की बात करें। लेकिन हमको यह बात भी पता हो कि गुजरात हो, राजस्थान हो, ये सेमी एरिड रीजन्स में आ जाता है, पानी की यहाँ पे बहुत कमी है। लेकिन गुजरात पहला स्टेट बना 21वीं सदी में, और 21वीं सदी के पहले डेकेड में दोस्तों याद करें कि गुजरात में 26 जनवरी 2001 को भुज में एक बहुत भयंकर भूचाल भी आया था। और वाटर डेफिशिएंट स्टेट तो वो था ही था, लेकिन 2010 तक एक वाटर सरप्लस स्टेट बन चुका था गुजरात। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन करना आसान नहीं था, मुश्किल था। देखिए यहाँ पे अब राजनीति की बात नहीं आती है, बिकॉज अब ऑब्वियसली जो ऑपोजिशन पार्टी वाले कहेंगे कि भाई मोदी जी अपने स्टेट को ज़्यादा फेवर करते हैं, प्रमोट करते हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जो कि वर्थ नोटिंग है। वैसे भी योजना मैगजीन सरकारी मैगजीन है, सरकार की ही यहाँ पे अच्छी योजनाओं के बारे, नीतियों के बारे यहाँ पे सराहाया जाता है। लेकिन बहरहाल गुजरात की बात करें तो गुजरात ने ट्रांसफॉर्म करा बाय अडेप्टिंग टू इको फ्रेंडली पॉलिसीज, इन्वायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज, जहां पे क्लाइमेट रिजिलियंट इंजीनियरिंग के ऊपर बहुत एम्फेसिस ले डाउन किया गया था, क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत एक एम्फेसिस ले डाउन करा गया था, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली यहाँ पे देखने को मिली। तो अगर गुजरात कर सकता है तो बाकी राज्य सरकारें भी कर सकती हैं। तो ये एग्जाम्पल है। 20 साल पहले जो वेस्टर्न और नदर्न पार्ट्स ऑफ गुजरात रीजन थे, दे वर प्रोन टू रिपीटेड, मतलब वहाँ पे अकाल बहुत पड़ता रहता था, वाटर स्कैसिटी थी, जिसके चलते हम ह्यूमन लाइफ की बात करें, लाइवलीहुड की बात करें, रोजगार की बात करें, उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता था। और ये क्राइसिस और बदतर हो गई और ज़्यादा वर्स्ट हो गए जब भुज में 2001 में जब अर्थक्वेक आया था, जनवरी 2001 की हम बात करें। एवरेज की बात अगर हम यहाँ पे करें, ऑन एवरेज एवरी थर्ड ईयर, हर एक सेकंड थर्ड ईयर वाज मार्क्ड एज अ ड्रॉट ईयर, अकाल पड़ता था, लीडिंग टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर विद इन द स्टेट ऑफ गुजरात। और हर साल इतने सारे हजारों में टैंकर्स को डिप्लॉय करना पड़ता था। इनफैक्ट यहाँ पे स्पेशल वाटर ट्रेन्स चलानी पड़ती थी ताकि पानी डिलीवर किया जा सके, ताकि लोग जो हैं वेस्टर्न एंड नदर्न पार्ट्स ऑफ गुजरात में एटलीस्ट वो पानी पी सकें। देखिए इंसानों को पानी, देखिए इंसान जो है 70% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर। अब अगर हम पानी नहीं पी पाएंगे, जो कैटल है, जो जानवर है, वो पानी नहीं पी पाएंगे, तो सर्वाइवल कैसे होगा? ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात आ जाती है। व्हाट लेड टू द ट्रांसफॉर्मेशन? तो वाटर वॉज प्लेस्ड एट द सेंटर स्टेज ऑफ गुजरात डेवलपमेंट पॉलिसी। ठीक है, तो सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करा गया कि कैसे पानी को हम कंजर्व कर सकते हैं, कैसे वो एक संतुलन बनाया जा सकता है, ताकि ये जो एक फ्रेजाइल या वीक ये जो बैलेंस बना हुआ है, कैसे इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और साथ के साथ रिजॉल्व किया गया कि कैसे हम एडिक्वेट और अश्योर्ड अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर को प्रोवाइड कर सकते हैं हर एक घर में। और ये टॉप प्रायोरिटी बनी गुजरात सरकार की। और इसके चलते काफ़ी सारे पॉलिसी डिसीजंस बनाए गए, काफ़ी सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई थी जहां पे कोशिश करी कि कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं ओवरऑल जो वाटर सेक्टर है, ताकि वो बढ़ती डिमांड के साथ पानी की जो सप्लाई की शॉर्टेज है वो ना आए, एंड इसमें एक अकाउंटेबिलिटी भी रहे सरकार के लेवल पे। ग्रेट वैल्यू वॉज प्लेस्ड ऑन वाटर एज कि भाई पानी जो है बहुत फाइनाइट है, अनगिनत पानी नहीं रहने वाला, पानी बहुत फाइनाइट है, तो उसको थोड़ा समझदारी से हम इसका उपयोग करें, चाहे पीने के लिए हो, चाहे गाड़ी धोने के लिए हो, चाहे पौधों को पानी देने के लिए हो, चाहे हम जो डोमेस्टिक पानी यूज़ करते हैं। ग्रे वाटर मैनेजमेंट के ऊपर बहुत एम्फेसिस ले डाउन किया गया था। देखिए ग्रे वाटर मैनेजमेंट, अब जो पानी देखिए हमारे किचन में से या वॉशरूम्स में से, बाथरूम में से, जैसे आप नहाते हैं जो पानी जाता है, या अगर हम किचन वेस्ट पानी की भी बात करें, आप गाड़ियाँ धोते हैं तो वो जो पानी जो वेस्ट होता है, तो जो ग्रे वाटर मैनेजमेंट है ये बहुत इंटेग्रल पार्ट बना है हमारे जल जीवन मिशन का भी। लेकिन ग्रे वाटर मैनेजमेंट के ऊपर काफी एम्फेसिस गुजरात की सरकार इतने सालों से देते आ रही है। ऑल वाटर इज रिसीव्ड फ्रॉम प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग लिमिटेड रेनी डेज ऑफ द स्टेट। तो गुजरात के पास जो पानी आता है वो बारिश से आता है, और पूरा साल बारिश वहां पे नहीं रहती है।
फोकस था, देखिए अब 2014 से हम स्वच्छ भारत की बात करें, लेकिन गुजरात में ये जो बिहेवियरल चेंज है, ओपन डेफिकेशन या स्वच्छता का जो माहौल है, कई सालों से बनता आ रहा था। और पानी को कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं, इस बात पे भी बहुत एम्फोसिस दिया गया था। अब उसके बाद अ कंपोनेंट ऑफ ड्रॉट प्रूफिंग वाज अडॉप्टेड इन बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो स्टेट वाइड जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई ग्रिड था, उसको प्लान इस तरीके से किया गया था कि क्लीन टैप वाटर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री फ्रॉम केमिकल एंड यानी कि वो फ्री फ्रॉम केमिकल होगा, आर्सेनिक या लेड कंटामिनेशन नहीं होगा, और बैक्टीरिया का कंटामिनेशन भी नहीं होगा, बिकॉज बैक्टीरियल कंटामिनेशन अगर पानी लोग कंज्यूम करते हैं तो वो बीमार पड़ते हैं, डिजीजेस होते हैं। एंड फर्दर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स, स्पेशली यहाँ पे चेक किया गया था कि जो ग्राउंड वाटर सैलिनिटी है, डीसैलिनेशन प्लांट्स है, इनको सेटअप करा गया था। उसके बाद बात करेंगे इनेबलिंग वाटर यूज एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर। तो माइक्रो इरिगेशन है ना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप की हम बात करें कि कैसे ज़्यादा वाटर वेस्टेज ना हो, कैसे हम लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, चेक डैम्स बनाना, फार्म पॉन्ड्स बनाना, ठीक है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स, इस तरह के कैंपेन्स को रन करना, ये सब चीज़ें करी गई थी ताकि वाटर को एफिशिएंटली यूज़ किया जा सके एग्रीकल्चर में। फिर बात आती है सुजलाम सुफलाम जल अभियान। ये इनिशिएट किया गया था, इसके ट्विन ऑब्जेक्टिव्स थे, तो डीपनिंग द वाटर बॉडीज बिफोर द मॉनसून्स, और कैसे वाटर स्टोरेज को एनहांस किया जाता है, कैसे वाटर स्टोरेज को एनहांस किया जा सकता है जब बारिश पड़ती है थ्रू रेन वाटर कलेक्शन। और इसमें काफ़ी सारी कंजर्वेशन एक्टिविटीज थी, जिसमें क्लीनिंग एंड डीपनिंग ऑफ पॉन्ड्स भी था, कैनाल्स था, टैंक्स था, चेक डैम्स था, और वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स को भी रिपेयर किया गया था। अलॉन्ग विद दैट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट भी करा गया था। कैसे? पार्टिसिपेटिव अप्रोच से, जन भागीदारी अप्रोच से। रूरल लोकल बॉडीज हैं, जो रूरल बॉडीज हैं, उनको काफ़ी मोबिलाइज किया गया था इस तरह के प्रोग्राम में। फिर दोस्तों जल जीवन मिशन, इसके बारे में हम बार बार पढ़ते रहते हैं, अखबार में भी पढ़ते रहते हैं, योजना में भी पढ़ते रहते हैं। ये 15 अगस्त 2019 को लॉन्च करा गया था ताकि हर घर में टैप वाटर कनेक्शन आ सके, स्पेसिफिकली रूरल हाउस होल्ड में बाय 2024। और इसमें कुछ मैंडेटरी एलिमेंट्स थे, जैसे हम रिचार्ज एंड रीयूज ऑफ ग्रे वाटर की हम बात करें, ग्रे वाटर मैनेजमेंट की बात हो, वाटर कंजर्वेशन हो। और अगेन जल जीवन मिशन का एक कार्डिनल प्रिंसिपल है जन भागीदारी, यानी कि कम्युनिटी अप्रोच टू वाटर, जिसके चलते जन भागीदारी कंजर्वेशन के लिए नहीं, लेकिन इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए और एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए भी, कि वाटर को कंजर्व कैसे करना है, क्यों करना है और किस लिए करना है, इस तरह के कैंपेन्स भी कम्युनिटी ड्रिवन रन करे गए थे अंडर द जल जीवन मिशन। तो जन आंदोलन की बात आती है यहाँ पे, ताकि हर किसी की प्रायोरिटी हो। विजन क्या था कि भाई अफोर्डेबल प्राइसेस में हर एक रूरल हाउस होल्ड एक्सेस कर सकता है साफ सुथरा पानी पीने के लिए, अफोर्डेबल सर्विस डिलीवरी चार्जेस पे। अब इसके चलते यहाँ पे पानी समितिस बनाई गई थी, या विलेज वाटर सैनिटेशन कमिटीज की बात करें, दिस वर बीइंग सेट अप अक्रॉस द 6 लाख रूरल विलेजेस अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। ठीक है, और ये जो विलेज वाटर सैनिटेशन कमिटीज थी, ये इन्होंने अपने प्लान्स इंप्लीमेंट करे, प्लान डिजाइन करे, कैसे वाटर सप्लाई सिस्टम को मैनेज करना है। तो सारी ऑटोनॉमी जो थी ये विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी को दी गई थी। सही मायने में ये जन भागीदारी अप्रोच ही रिफ्लेक्ट करता है। वाटर इज गोल्ड। देखिए हमारी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पानी के ऊपर डिपेंडेंट है। पानी एक फाइनाइट सोर्स है और बहुत एक अहम भूमिका निभाता है, चाहे आप किसी पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं, चाहे आप किसी डेजर्ट एरिया में रह रहे हैं, चाहे कहीं पे भी रह रहे हैं, पानी तो आपको चाहिए पीने के लिए। आपके सर्वाइवर के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिजीज कम करने के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी वेलफेयर के लिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि पानी अब हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते रहेंगे चाहे हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए, लेकिन पानी हमारे पास होगा नहीं, तो ये बात पैरेलली नहीं चलती है। लास्ट टॉपिक हम यहाँ पे बात करेंगे ग्रीन टेलीकॉम के रिगार्डिंग। देखिए क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा चैलेंज है, इसके बारे में हम बार बार बात करते रहते हैं। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बढ़ने का कारण बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन है, सर्विस सेक्टर है, एग्रीकल्चर भी है। लेकिन इस आर्टिकल में हमको ये पता लगा कि टेलीकॉम सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को बढ़ावा देने में। देखिए टेलीकॉम सर्विसेज जो हैं वो बहुत इंटेग्रल पार्ट है हमारी जिंदगी का। ठीक है, लोगों को कनेक्ट करना, आपने मैसेज भेजना है, वीडियो कॉल करना है, व्हाट्सएप कॉल करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है। रोटी कपड़ा मकान तो अब नहीं रहा, तो रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट की भी बात आ गई है कि आपको फ़ोन भी चाहिए, इंटरनेट भी चाहिए। तो ये खास करके पिछले 2 सालों में पैंडेमिक के चलते तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है टेलीकॉम सेक्टर का, इंटरनेट का, डिजिटल कनेक्टिविटी का। टेलीकॉम सेक्टर को, टेलीकॉम सर्विसेज को सस्टेन करने के लिए टेलीकॉम टावर्स की ज़रूरत रहती है।
और ये जो टावर्स हैं इनको बिजली की जरूरत रहती है, कंटिन्यूसली इनको बिजली चाहिए। बिजली कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? बिजली अभी सोलर एनर्जी से इतनी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, कोल को बर्न करके प्रोड्यूस हो रही है। अब इन टावर्स को ऑपरेट करने के लिए कोल से बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो डेफिनेटली ग्रीन हाउस गैस इमिशंस तो बढ़ ही रहा है। और कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए, कंटिन्यूस सप्लाई बिजली की नहीं भी होती है, पावर कट्स होते हैं, उसके चलते डीजल जनरेटर्स रन होते हैं, डीजल जनरेटर भी एमिट करते हैं ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो कहीं ना कहीं टेलीकॉम सर्विसेज जो हैं, जो कि टेलीकॉम टावर्स के जो टावर्स के थ्रू चलती हैं, ये जो सर्विसेज हैं, इसमें भी ग्रीन हाउस गैस इमिशन काफी बढ़ रहा है। देयरफॉर जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी बहुत बढ़ रहा है, जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। तो एक साइक्लिकल यहाँ पे बात आ गई, ठीक है। हम एक मैसेज भेज रहे हैं, हम कॉल कर रहे हैं, हम कोई भी वीडियो कॉल कर रहे हैं, उस पूरे टेलीकॉम सर्विसेज को सस्टेन करने के लिए टेलीकॉम टावर्स चाहिए। टावर्स आर रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय कोल एंड देयरफॉर ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। इन एडिशन इसके अलावा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को उठाना पड़ता है। अब 5G आ चुका है, लिमिटेड एरियाज में, लिमिटेड मेट्रो सिटीज में 5G का शुरुआत हो चुकी है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट राइज इन द नंबर ऑफ टावर्स। तो क्या अगर टावर्स और बढ़ेंगे तो क्या दैट विल एक्सेलरेट द ग्रीन हाउस गैस इमिशन? ये सोचने वाली बात है, बिकॉज अगर ऑलरेडी इतनी ग्रीन हाउस गैस इमिशन को एक्सेलरेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा मिल रहा है, फिर 5G टेक्नोलॉजी भी बहुत अहम भूमिका निभाएगी ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए। हमारी टेलीकॉम मार्केट सेकेंड लार्जेस्ट है दुनिया में, लेकिन हमारे ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन इतना ज्यादा भी हाई नहीं है, कम है। इनफैक्ट ट्राई की रिपोर्ट ये बताती है कि एज ऑन 31 मई 2022 इंडिया हैड 1.15 बिलियन मोबाइल सब्सक्रिप्शंस एंड 800 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शंस, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ, यानी कि 80 करोड़ ब्रॉडबैंड कनेक्शंस है। कोशिश क्या है डिजिटल इंडिया के चलते कि हर एक नागरिक के पास, जिसके पास फोन है, स्मार्टफोन है, उसके पास इंटरनेट भी जरूर हो, ठीक है। अफोर्डेबल प्राइसेस में ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन की बात करी गई है। पैंडेमिक के चलते बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ हमने देखा है मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विसेज में। लोग बिकॉज घर बैठ के अपना काम कर रहे थे, बच्चे घर बैठ के पढ़ रहे थे, तो ब्रॉडबैंड की रिक्वायरमेंट है। केवल जो फोन में आपका डेटा आता है 1 या 1.5 GB का, वो तो कई बार आपको नहीं इतना सफिशिएंट होता, तो आपको ब्रॉडबैंड चाहिए, वाईफाई चाहिए। तो इसके चलते बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट काम घर बैठ के करे जा रहे थे। स्मार्ट टीवी की हम बात करें, टीवी भी आजकल वाईफाई से चलते हैं। तो इस करके ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन को बढ़ाना बहुत जरूरी था, और पिछले 2 सालों में ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन बढ़ भी रहा है। लेकिन एफिशिएंट यूज ऑफ 5G टेक्नोलॉजी की बात करें, 5G टेक्नोलॉजी में जो एनर्जी इश्यूज हैं, ठीक है, यानी कि माना जाता है कि 5G टेक्नोलॉजी विच वुड बी मच मोर इको फ्रेंडली एज कंपेयर टू द 4G टेक्नोलॉजी। पावर मैनेजमेंट की बात करें एट द टावर लेवल, वो ज्यादा एफिशिएंट होगी, ठीक है। पावर रिक्वायरमेंट बहुत कम रहेगी, ठीक है, फ्रॉम दी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स। फर्दर जो 5G टेक्नोलॉजी है, दिस विल ऑल्सो अलाउ फ्लेक्सिबल यूज ऑफ स्पेक्ट्रम, जो कि बहुत एसेंशियल कॉम्पोनेंट है वायरलेस कम्युनिकेशन का। और इसके चलते इसका जो इंपैक्ट होगा एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर, वो भी बहुत कम होगा एज कंपेयर टू द 4G, 3G एंड द 2G टेक्नोलॉजी। तो अब यहां पे माइग्रेट करना बहुत जरूरी है टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, बिकॉज टेलीकॉम टावर्स ये कंज्यूम करते हैं लगभग 70% ऑफ द एनर्जी, ऑफ द ऊर्जा फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ टेलीकॉम नेटवर्क्स। तो बहुत अर्जेंट नीड है कि हम रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को मूव करें, ताकि ये जो टेलीकॉम टावर्स जो कि जिनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो ये सप्लाई उनको थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से मिल सकती है। तो यहाँ पे ग्रीन टेलीकॉम टावर्स की बात इस पर्सपेक्टिव में करी गई थी। हमारा रैंक 4थे नंबर पे है विंड पावर में, 5वें नंबर पे है सोलर पावर में, और 4थे नंबर पे हमारा रैंक आता है एज फार एज द रिन्यूएबल पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज कंसर्न्ड। देखिए यहाँ पे आप आंकड़े देख सकते हैं, ठीक है। अब फिस्कल ईयर 2016 से लेके फिस्कल ईयर 2022 की हम बात करें, जो इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, गीगावाट्स में बात हो रही है, वो लगभग 115 गीगावाट के आसपास है। आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं कि सोलर पावर का कितना शेयर है, विंड पावर का कितना शेयर है, बायो पावर का, स्मॉल हाइड्रो का। सिग्निफिकेंट शेयर तो हमारा सोलर पावर का है रिन्यूएबल एनर्जी में। तो बहुत अच्छी बात है। आज से कुछ 15-20 साल पहले इस बात का इतना अनुमान भी नहीं किया जा सकता था कि इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट हम इंप्रूवमेंट देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में। ना सोलर एनर्जी की बात जहां पे आती है, तो हम देखिए बेस्ट रिसिपिएंट है सोलर एनर्जी के, पूरा साल यहाँ पे सनशाइन रहती है, ठीक है। कोई ज़्यादा हम किसी टेम्परेट लैटिट्यूड में तो आते नहीं है, सब ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, तो सनशाइन काफ़ी रहती है। और सोलर एनर्जी के जनरेशन के चलते दिस इज इंक्रीज बाय मोर देन 18 टाइम्स। तो कहाँ 2 गीगावाट की हम सोलर जो एनर्जी जनरेशन, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते थे मार्च 2014 में, अब कितनी हम जनरेट कर पा रहे हैं? लगभग 50 गीगावाट, ठीक है। और ये बहुत इको फ्रेंडली भी है। और अब हम ये भी देख रहे हैं कि सोलर एनर्जी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है, मच मोर कॉस्ट इफेक्टिव दैन द कोल फायर्ड पावर प्लांट्स।
विंड पावर अगेन क्लीन है, रिलायबल है, रिन्यूएबल है, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, ये जो कॉकटेल है विंड पावर जनरेशन का अलॉन्ग विद द सोलर पावर जनरेशन, ये बहुत सूटेबल है और ये बहुत, इसको हाइब्रिड रिन्यूएबल पावर कहते हैं। दिस इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर नाउअडेज, और बहुत सारे जो विंड टर्बाइंस हैं वो भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं यूजिंग दिस कॉम्बिनेशन ऑफ विंड पावर जनरेशन एंड द सोलर पावर जनरेशन। और कन्वर्जन ऑफ विंड एनर्जी, दिस हैज बीन एक्सपेंसिव सो फार, लेकिन अब ये भी देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ऐसी आ चुकी है जिसके चलते ये जो विंड एनर्जी है, विंड पावर है, और कॉस्ट इफेक्टिव हो रही है। फिर जियोथर्मल पावर की बात आती है, हॉट स्प्रिंग्स हम जैसे बात करते हैं, जियोथर्मल पावर क्या है, रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसमें जो स्टीम है, जो हीट है, हॉट वाटर की जो हॉट स्टीम्स होती हैं, जो अंडर वाटर स्प्रिंग्स होते हैं, उसमें से जो स्टीम जनरेट होती है, दैट इज यूटिलाइज, जो नेचुरल हीट है बीनीथ द अर्थ सर्फेस, दैट इज यूटिलाइज टू टर्न द पावर टर्बाइंस, और इसके चलते क्लीन एंड रिन्यूएबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। चलिए, और दोस्तों अंत में क्या क्या बैरियर्स है रिन्यूएबल एनर्जी के, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपको कभी भी पूछा जाए कि क्या क्या बैरियर्स हैं, एग्जाम में तो आपको 6 से 7 मिनट ही मिलेंगे आंसर करने के लिए, उससे ज़्यादा टाइम तो आपके पास होगा ही नहीं। अब आपको पूछा जाता है कि भी रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भारत बहुत सारी बातें कर रहा है, क्या ऐसे इंपॉर्टेंट बैरियर्स हैं जिसके चलते हम रिन्यूएबल एनर्जी के टुवर्ड्स इतनी तेज़ी से नहीं मूव कर पा रहे हैं। ऑल्दो आपके सामने आंकड़े हैं कि हम 4th लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी की बात करें, हम दुनिया में 4थे नंबर पे हैं, तो नॉट बैड। लेकिन अगर बैरियर्स की बात करें टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, तो 4 यहाँ पे इंपॉर्टेंट बैरियर्स माने गए हैं। पहली बात तो कैपिटल इंटेंसिव बहुत है, रिन्यूएबल एनर्जी में हायर कैपिटल कॉस्ट रिक्वायर्ड रहती है कंपेयर टू द ट्रेडिशनल और द कन्वेंशनल एनर्जी सप्लाईज। उसके बाद दूसरी बात आती है कि यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, तो जो रेट ऑफ रिटर्न है इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे, जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इतनी जल्दी नहीं आती, टाइम लगता है। उसके बाद कंज्यूमर अवेयरनेस अभी भी बहुत कम है एज फार एज द बेनिफिट्स और द अपॉर्चुनिटीज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज कंसर्न। और लास्ट में बात आती है फाइनेंशियल, लीगल, रेगुलेटरी और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आ जाते हैं, पॉलिसी बैरियर्स आ जाते हैं, जो कि सरकार की पॉलिसीज के ही द्वारा, सरकार की एफिशिएंट पॉलिसीज के द्वारा ओवरकम किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये 4 इंपॉर्टेंट बैरियर्स हैं टू रिन्यूएबल एनर्जी, ये चारों के चारों बैरियर्स आपको याद रहे, नोट कर लेना। चलिए, सो दोस्तों कंक्लूजन में अब बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट पेनिट्रेशन आने वाले टाइम में हम देखेंगे ब्रॉडबैंड का, मोबाइल डिवाइसेस का, और उसके चलते नंबर ऑफ टेलीकॉम टावर्स भी बहुत ग्रो करेंगे। इस करके ये ग्रीन टेलीकॉम का कंसेप्ट हमने यहाँ पे शेयर करा है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करें और रिन्यूएबल सोर्सेस का इस्तेमाल करें टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इसी तरह से हम ऐसे ग्रीन टेलीकॉम टावर्स इस्टेब्लिश करें ताकि ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन भी इमिट ना हो। बिकॉज आई विल रिपीट अगेन, ट्रेडिशनली जो टावर्स इस्टेब्लिश्ड हैं, जो टावर्स इंस्टॉल्ड हैं, दे आर नीडिंग कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनको चाहिए, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है, कोल बर्न्ड पावर प्लांट से। तो वो हमको चीज़ यहाँ पे देखनी है। नाउ बिफोर आई लीव, आई जस्ट वांट टू शेयर 2 एडवर्टाइजमेंट्स विद यू। एक तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 और एक हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है। देखिए दोस्तों, अपने फियर को ओवरकम करना, जैसे आपको मैं बार बार कहता रहता हूँ, अपने फियर को ओवरकम प्रैक्टिस से किया जाता है। ठीक है, अच्छे प्लेयर्स, उनकी इतनी अच्छी अगर प्रैक्टिस भी हुई हो, डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हो, IPL खेला हो, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं बड़े मैच में 0 पे डक पे आउट हो जाते हैं। अब देखिए, गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती है, तैयारी तो हर कोई एस्पिरेंट बहुत अच्छी करता है, वही 4 किताबें आप पढ़ रहे हैं, वही 4 किताबें 10 लाख और बच्चे पढ़ रहे हैं, वही योजना अभी हम यहाँ पे वीडियो में पढ़ रहे हैं, उसी योजना का एनालिसिस और भी बहुत चैनल्स पे आता है, यही योजना और 10 लाख बच्चे पढ़ रहे होंगे। लेकिन हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है एक्शन और हमारे हाथ में है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस करने के लिए जितनी प्रैक्टिस करें उतनी कम है, तो हमारे द्वारा कोशिश है कि आपकी यहाँ पे तसल्ली करवाई जाए, आपको पूरी प्रैक्टिस यहाँ पे मिले। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ से, हमारे तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। पेड टेस्ट सीरीज है जहाँ पे 30 टेस्ट रहेंगे। प्राइस क्या रहेगी इसकी, 4049। अभी अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो प्रीलिम्स 2023 करके कूपन कोड है, जिसके चलते आपको 33% ऑफ मिलेगा। वैसे इसकी प्राइस 5999 थी, यानी कि लगभग 6000, लेकिन अब अगर आप इसको प्रीलिम्स 2023 कूपन कोड को अप्लाई करते हैं, अवेल करते हैं, तो लगभग आपको 4050 रुपये की ये सीरीज पड़ेगी। आपने इसके बारे और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हमारे टोल फ्री नंबर पर ज़रूर कॉल करें। सबसे अच्छी बात दोस्तों के हमारे जो टेस्ट सीरीज़ हैं, ये जो 30 टेस्ट हैं, यानी कि जो 3000 MCQs आप GS के जो पढ़ेंगे, GS के जो आप सॉल्व करेंगे, इसमें केवल करंट अफेयर्स नहीं बट स्टैटिक क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है, इसमें डिटेल वीडियो डिस्कशन भी रहेगा टेस्ट का, और आपको वो वीडियो भी आप एक्सेस कर सकते हैं बाद में। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम भी है हमारा। तो कई बार होता है कि हमारी स्ट्रैटेजी सही नहीं होती है, हम हर बार एग्जाम दे रहे होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में कोई ढील रह जाती है हमारी। अब उस स्ट्रैटेजी को हम थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। एक स्ट्रैटेजी के साथ तो हर वक्त हम एग्जाम नहीं दे सकते हैं। अगर एक ही स्ट्रैटेजी के साथ हम हर वक्त एग्जाम दे रहे हैं लेकिन नाकामयाब हो रहे हैं, विच मीन्स कि हमको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी है। उसके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम
हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यदि आप मेंटरशिप प्रोग्राम भी लेना चाहें तो इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। आप अगेन इसमें भी प्रीलिम्स 2023 कूपन कोड है जो कि आप अवेल करेंगे तो आपको 33% ऑफ मिलेगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए टोल फ्री नंबर पे कॉल करें 1800-890-3043। और दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा आपको बहुत जल्द हमारे अगले वीडियोस में। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।